कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड फिल्म देखी और जितनी मैंने एक्सपेक्टेशन लगाई थी उस पर यह फिल्म नहीं उतरी। अब इस फिल्म का ट्रेलर अच्छा बनाया गया था और फिल्म में भी वही चीज देखने को मिली है, मगर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड फिल्म मार खा गई इसकी स्टोरी को लेकर। और भी चीजें हैं, बट उससे पहले फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी होगी तो वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है थियोडस थंडरबोल्ट रॉस से, जो अमेरिका का नया प्रेसिडेंट बन गया है। फिर उसका भाषण सुनने को मिलता है जो कि कहता है कि हम सब एक हो जाएं, क्योंकि भाई एंड गेम के बाद और इटरनल्स के इवेंट के बाद वो अलर्ट हो गए हैं। और वो फिर सेलेशियल टाइमआउट की बात करता है, जिसको अब सेलेशियल आयरलैंड का नाम दिया गया है। फिर इस बात को 5 मंथ गुजर जाते हैं। फिर हम देखते हैं सैम विल्सन को, जो मेक्सिको में एक इलीगल एडमेंटम की स्मगलिंग को रोकने जाता है, जिसको चुराया है सरपेंट सोसाइटी का लीडर साइड वाइंडर। और यहाँ पर हमें सैम विल्सन जो कैप्टन अमेरिका है तो उसका एक्शन देखने को मिलता है, जो कि काफी कूल है। और उसके साथ होता है वाकिन टॉरेस, जो अब फाल्कन बन गया है। और यहाँ पर साइड वेंडर और सैम विल्सन की भी फाइट देखने को मिलती है, बट ज्यादा नहीं। और साइड वेंडर भाग जाता है वहां से। देन फिर सैम टॉरेस को ले आता है आइजिया ब्रेडली के पास, जो एक अफ्रीकन अमेरिकन कोरियन वार में सुपर सोल्जर था और उसके खत्म होने के बाद उसको कैद किया गया था 30 सालों तक और उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहे। अब आइजिया ब्रेडली को जानने के लिए आपको द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज देखनी पड़ेगी। तो ब्रेडली अब जिम ट्रेनर बन गया है और सैम को भी वही ट्रेनिंग देता है और बाद में टॉरिस को भी। और फिर वहीं पर सैम को कॉल आता है रोज का, जो उसे इनवाइट करता है व्हाइट हाउस किसी स्पेशल इवेंट के लिए। फिर जब ये बात ब्रेडली को वो बताता है तो वो उसको कहता है कि तुम कैप्टन अमेरिका हो और तुम्हें थियोडस रोज से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि भाई रोज को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और स्टीव रॉजर्स के अगेंस्ट भी यही गया था, बट सैम विल्सन कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे वो थियोडस रोज का कठपुतली बन जाए। और फिर वो उसे बताता है कि वहां उसकी एजेंट काम करती है, जो कि हर बात वो सैम को इन्फॉर्म करती है। अगर कुछ भी उसने उल्टा सीधा किया तो वो बात सैम को पता चल जाएगी। तो फिर रात को सैम, ब्रेडली और टॉरिस जाते हैं व्हाइट हाउस। थियोडस रोस मिलता है सैम से और कहता है कि वो अवेंजर्स दोबारा बनाना चाहता है। यहाँ पर सैम शॉक हो जाता है। सैम खुद ही थियोडस रोस को कहता है कि तुम्हें तो अवेंजर्स पसंद नहीं थे और तुम्हारी वजह से अवेंजर्स आपस में लड़े भी थे। जिस पर रोस कहता है कि हाँ, मैं अब बदल गया हूँ और आज हम जो जिंदा हैं तो सिर्फ और सिर्फ अवेंजर्स की वजह से। जिस पर सैम कोई जवाब नहीं देता और रोस कहता है कि तुम इस पर सोचकर बताना। फिर रोस वहीं व्हाइट हाउस में एक भाषण देता है और वहीं पर काफी बड़े बड़े लोग भी आते हैं, पर कुछ कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, जिसमें मेनली जापान, इंडिया और फ्रांस के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं। फिर रॉस कहता है कि वाइब्रेनियम से भी ज्यादा पावरफुल मेटल एडमेंटियम है उस सेलेशियल आयरलैंड पर और हम चाहते हैं कि वो एडमेंटियम मिलकर यूज करें। वहीं पर अटैक होता है रॉस के ऊपर और वो अटैक करता है ब्रेडली और 4 और लोग होते हैं। रॉस को सैम बचाता है आइसिया ब्रेडली से और आइसिया ब्रेडली वहां से बाहर भाग जाता है, पर सैम उसे कहता है कि भागोगे तो मारे जाओगे। और फिर आइसिया ब्रेडली खुद ही सरेंडर करता है, क्योंकि सैम उसे कहता है कि वो उसे छुड़ा के रहेगा। थियोडस रॉस को काफी गुस्सा आता है कि उस पर अटैक हुआ उसके ही घर में और वो बंकर में बंद हो जाता है। सैम विल्सन आता है रॉस के पास और कहता है कि आइसिया ब्रेडली बेगुनाह है। देन वहीं पर आती है इसराइली ब्लैक विडो रोट बैट, जो रॉस की हेड ऑफ सिक्योरिटी होती है। वो कहती है कि तुमने देखा कि सबके सामने उसने प्रेसिडेंट पर हमला किया है और तुम कह रहे हो कि वो बेकसूर है। जिस पर सैम विल्सन कहता है कि ये मैं साबित करके रहूंगा और वो चाहता है कि इस अटैक की इन्वेस्टिगेशन वो खुद करेगा, पर रॉस उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम स्टीव रॉजर्स नहीं हो, वो खुद ही देख लेगा। सैम विल्सन को काफी गुस्सा आता है इस रॉस पर और वो फिर खुद ही इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, जिसमें उसका साथ देता है टॉरस। सैम पहले आइसिया ब्रेडली से मिलता है जेल में। वो बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसने कैसे अटैक किया। अब सैम के लिए ये चीज नई नहीं थी, इसलिए समझ जाता है कि इसके पीछे कोई दूसरा है। फिर रास्ते पर ही सैम पर अटैक करता है साइड वाइंडर, जिसको
को सैम निपटा ही देता है और उसको अपनी एक मिलिट्री ग्रुप के हवाले करता है। तो साइड वाइंडर के सेल फोन पर फोन आता है इनके पीछे मास्टरमाइंड सैमुअल स्टर्न्स का। वो सैम को शाबाशी देता है। उसके बाद जेल में अटैक होता है जिसमें 2 कैदियों को मारा जाता है जिन्होंने प्रेसिडेंट पर अटैक किया था। ब्रेडली आजिया बच जाता है और उसको दूसरी जेल में शिफ्ट करते हैं। रॉस और दूसरे कंट्री से उसकी बात होती है जिसमें फ्रांस और इंडिया होता है जो रॉस से खुश नहीं होते क्योंकि वो हासिल करना चाहते थे एडमेंटियम को, पर जापान जिसको लगता था कि यूएस से सारा एडमेंटियम खुद ही कब्जे में करना चाहता है तो वो अब उनसे बात नहीं करता। अब इसका भी रीजन होता है जापान को सीक्रेटली इंफॉर्मेशन मिलती है जिसमें होता यह है कि जो जापान से एडमेंटियम चुराया गया था वो यूएसए ने करवाया था, पर असल में वो एक फेक इंफॉर्मेशन होती है। अब दूसरे कंट्रीज भी चाहते थे कि जापान भी रजामंदी दिखाए क्योंकि भाई एडमेंटियम को पिघलाने की जो मशीन होती है वो सिर्फ और सिर्फ जापान के पास होती है। देन फिर सैम उसी कॉल को ट्रैक करता है जिस पर उसने सैमुअल से बात की थी और फिर वो कॉल ट्रैक होता है कैंप एको ऑन की जगह जो वर्जीनिया में होती है। उसी जगह पर सैमुअल एक गार्ड को मार देता है। फिर हमें सैमुअल स्टर्न्स के बारे में पता चलता है एक एक्सीडेंट की वजह से हल्क के ब्लड से उस पर क्या असर हुआ और रॉस ने उसको पकड़ लिया था और फिर ज्यादा गामा रेडिएशन का जिस पर उसका ब्रेन बहुत ही एडवांस और जीनियस हो गया और वो यूएसए के लिए नए नए वेपन्स बनाने में उसकी हेल्प की, मतलब रॉस की। यहाँ पर रॉस ने सैमुअल स्टर्न्स को कैद करके रखा और उसका यूज किया अपने फायदे के लिए। और यहाँ पर थियोडोस रॉस टेबलेट्स भी खाता है जो बड़ा रोल प्ले करती हैं इस कहानी के अंदर। अब थियोडोस रॉस जापान की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी ओर सैम और टॉरस उसी कैंप एको ऑन के अंदर जाते हैं और फिर इनको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है प्रेसिडेंट पर अटैक करने की और वहीं सैम को रॉस की मेडिकल की रिपोर्ट्स भी मिलती हैं। और फिर वहीं पर आता है सैमुअल जो एक द लीडर विलन है और वो उसे बताता है कि रॉस ने उसके साथ क्या क्या किया और फिर यह भी कि वो उसे छू भी नहीं पाएगा। देन फिर वहां हमें एक्शन देखने को मिलता है और वहां उनको इस्राएली ब्लैक विडो रुटबेट भी आती है और उनकी हेल्प करती है जो फिर सैम को बताती है कि तुम लोग सही थे, रॉस अब पहले जैसा नहीं है। देन फिर ये बाहर आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड से पकड़ लेती है और फिर वहां उस सिक्योरिटी गार्ड के माइंड चेंज हो जाता है। एक गाना चलता है तो और वो गाना होता है मिस्टर बिल्लू और फिर वही सिक्योरिटी गार्ड अब इनको मारने की कोशिश करती है मगर फिर भी ये तीनों वहां से भाग निकलते हैं। दूसरी ओर देखते हैं रॉस को जो जापान आया है और वहां के प्राइम मिनिस्टर से मिलता है और वो उसे बहुत ही रूडली बिहेव करता है और वो उसे वही इंफॉर्मेशन दिखाता है और वो इंफॉर्मेशन होती है कि यूएसए ने ही जापान से एडमेंटियम का वो पैकेट चुराया था। रॉस को इस पर काफी गुस्सा भी आता है। फिर सैम को देखते हैं जो अपने मिलिट्री ग्रुप से आके साइड वेंडर से मिलता है और वो सैमुअल स्टर्न्स के बारे में बताता है कि उसने ही जापान से एडमेंटियम चोरी करवाया, वो पावरफुल है क्योंकि वो माइंड कंट्रोल करता है और उसने ही जापान और अमेरिका के बीच कन्फ्लिक्ट पैदा किया है। सैम विल्सन को अब थियोडोस रॉस को बचाना था जिस पर ब्लैक विडो रॉड पैट कहती है कि रॉस इंडियन ओशन के सेलेशियल आइलैंड के करीब नेवी के साथ है। तो इसी पर सैम और टॉरस जाते हैं वहां और फिर वहां पर सैम विल्सन मिलता है थियोडोस रॉस से और वो जब रॉस से सवाल करता है कि सैमुअल स्टर्न्स के पास आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स क्यों हैं। पहले तो रॉस नहीं बताता पर सैम प्रेशर डालता है तो रॉस सब कुछ सैम को बताता है कि सैमुअल की वजह से वो जिंदा है, उसका हार्ट कम करना छोड़ रहा था, मतलब रॉस मर रहा था जिसका कोई इलाज नहीं था मगर सैमुअल ने उसका इलाज निकाला बट बदले में मैंने उसे वादा किया कि मैं उसे आजाद करूंगा। फिर उसने मुझे ये टेबलेट्स दी जो कि मैं खाता हूं और इसी की वजह से मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ। देन फिर खबर मिलती है कि अमेरिका के जो जेट्स थे उन्होंने जापान की नेवी पर अटैक किया है। सैम समझ जाता है कि उनका माइंड कंट्रोल किया गया है और वो उनको रोकने जाता है। टेरोस भी फैल्कन का सूट पहनता है और वहीं पर फिर वो जापान और अमेरिका के जेट्स और मिसाइल को रोकते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट यूज होने से। पर इस बीच टेरोस जख्मी हो जाता है। जापान भी राहत की सांस लेता है क्योंकि उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया था अमेरिका पर अटैक करने का। टेरोस का इलाज चलता है और वहीं सैम विल्सन से मिलने आता है बकी बार्न्स और इनके बीच बहुत ही कमाल की कन्वर्सेशन होती है स्टीव रोजर्स के कैप्टन अमेरिका के रिगार्डिंग। और यहीं पर सैम भी एडमिट करता है कि उसको भी सुपर सीरम लेनी चाहिए थी क्योंकि वो इतना बोझ नहीं उठा सकता, पर बकी उसे मना कर देता है कि ऐसा नहीं है। सैम हॉस्पिटल के बाहर ही बैठा होता है तो वहां आता है सैमुअल जो अपने प्लान की नाकामी सैम से शेयर करता है, पर उसने दूसरा ही प्लान बनाया था जो सैम को बताता है। सैम समझ जाता है और वो बचाना जाता है रॉस को। सैमुअल स्टर्न्स को पुलिस पकड़ लेती है। दूसरी ओर देखते हैं रॉस को जो हाल ही में हुए एक्सीडेंट के बारे में बात करता है मीडिया से व्हाइट हाउस के बाहर, जिस पर मीडिया काफी सवाल करती है तो रॉस थोड़ा बहुत
अजीब फील करता है। फिर रोज और सैमुअल के बीच की कन्वर्सेशन स्पीकर्स पर सुनाई देती है और यहीं पर रोज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये गुस्सा बढ़ता जाता है और फिर वो रेड हल्क में तब्दील हो जाता है और वहां पर तबाही मचाता है। देन उसको रोकने आता है कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन और यहीं पर सैम कैप्टन अमेरिका और रेड हल्क के बीच फाइट होती है और ये फाइट बहुत ही जबरदस्त है जिसमें पूरा व्हाइट हाउस डिस्ट्रॉय हो जाता है और सैम कैप्टन अमेरिका उसे ले जाता है उस जगह जहां पर रोज अपनी बेटी को ले आता था और फिर वहीं पर एक बार फिर सैम कैप्टन अमेरिका और रेड हल्क एक दूसरे का सामना करते हैं। रेड हल्क सैम कैप्टन अमेरिका को अच्छा सबक सिखाता है और इसके वाइब्रेनियम से बने सूट को तोड़ देता है, बट सैम कैप्टन अमेरिका भी रेड हल्क को अच्छी टक्कर देता है जिससे एक बड़ा धमाका होता है और वहां फिर तो कुछ देर खामोशी हो जाती है और फिर वहां आती है पुलिस और बाकी सभी भी और वो सैम विल्सन को उठाते हैं जिसका सूट तहस नहस हो जाता है। फिर रेड हल्क भी गुस्से में उठता है मगर वो अपने आसपास देखता है तो उसका गुस्सा कम होने लगता है और फिर से वो रोज में आ जाता है। फिर रोज को राफ्ट जेल में डालते हैं और वो प्रेसिडेंट की कुर्सी से अपनी इस्तीफा देता है। उसी जेल में रोज से उसकी बेटी मिलने आती है जो 15 सालों से अपने बाप से बात भी नहीं करती और जब सैम विल्सन थियोडस रोज से मिलता है तो वो फिर उसे बताता है कि जो आप टेबलेट्स ले रहे थे तो उसी में गामा रेडिएशन वायरस था जिसका असर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। रोज भी कहता है कि शायद इसी वजह से मैं गुस्से में पूरा लाल हो गया। आइजिया भी छूट जाता है। टेरोस वहीं हॉस्पिटल में होता है जो अब काफी सही हो चुका था। देन लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं जिसमें सैमुअल स्टोन को जो उसी जेल में कैद है और उससे मिलने आता है सैम विल्सन और वो फिर सैम विल्सन को बताता है कि वो देख सकता है कि बहुत ही भयानक होने वाला है और बहुत सारे आने वाले हैं। अब ये कौन है पता नहीं और ये फिल्म यहीं खत्म होती है। तो यही थी इस फिल्म की कहानी जिसमें काफी लैग हैं। जैसे कि शुरू में सेलेस्टियल आइलैंड की बात हो रही है फिर एडवेंटियम की बात हो रही है और यहीं से स्टोरी स्टार्ट भी होती है बट इन द एंड वो कहानी से गायब हो जाते हैं। मतलब कि ये दो टॉपिक यहाँ से जो लिए गए वो लास्ट में कहाँ गए पता नहीं। दूसरा है रेड हल्क को दिखाना। अब ये पूरी फिल्म में ऑडियंस को पागल ही बना रहे थे रेड हल्क को लेकर क्योंकि भाई रेड हल्क थियोडस रोस होता है ये तो सबको पता था पर वो कब नजर आएगा ये नहीं पता था और कुछ सीन्स में थियोडस रोस को देखते भी हैं कि वो गुस्से में है और अलग अलग चीजें कर रहा है पर फिर भी नहीं दिखाया। चलते चलते फिर ये लास्ट में रेड हल्क को दिखाते हैं वो भी जस्ट 5 या 6 मिनट्स के लिए जिस पर ऑडियंस को मजा नहीं आया। वैसे ये हो सकता था कि रेड हल्क को उसी इंडियन ओशंस में दिखाते, ये हो सकता था कि रेड हल्क को जापान की मिलिट्री से लड़ते हुए देखते, ये भी हो सकता था कि रेड हल्क को ज्यादा दिखाते, ये भी हो सकता था कि रेड हल्क को सीक्रेटली उनके साथ लड़ता जो सेलेस्टियल आइलैंड के एडवेंटियम पर हक जमाता और फिर इसी पर सभी रेड हल्क को विलन मानते यहाँ तक कि अपना कैप्टन अमेरिका भी। ये भी हो सकता था कि सैमुअल स्टैंस अपना बदला लेने के बजाय पूरी वर्ल्ड के अगेंस्ट रेड हल्क को खड़ा करता। स्टोरी में ऐसी थ्योरीज बहुत ही हो सकती थी पर इस फिल्म में इन्होंने सही से ना तो रेड हल्क को दिखाया और ना ही इस फिल्म के मेन विलन द लीडर को दिखाया। वैसे ये फिल्म एक 3 टॉपिक्स को कवर करती है। पहला हल्क फिल्म की कहानी को कंप्लीट करती है कि उसके बाद क्या हुआ, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद क्या हुआ और फिर इटर्नल्स के बाद क्या हुआ, ये चीजें कवर करने के लिए ये फिल्म दी गई है। अब मार्वल स्टूडियो ने 3 इवेंट्स को एक ही फिल्म में दिखाया है जो कि सही से अरेंजमेंट नहीं हुई है। वेल भाई ये तो थी फिल्म की कहानी जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी और शायद किसी को भी नहीं लगी होगी। अब आते हैं फिल्म के एक्शन की। तो देखो फिल्म में एक्शन वही देखने को मिला है जो हमने इस फिल्म के ट्रेलर्स में देखे थे। हाँ भाई ऐसा कोई भी एक्शन सीन्स नहीं है जो हमने पहले ट्रेलर्स में ना देखा हो। और अगर हम बात करें साउंड्स और वीएफएक्स की तो भाई वो जस्ट सही है। अब इतना खर्चा किया है फिल्म के ऊपर तो उन्होंने इस चीज पर मेहनत की है। पर मुझे लगता है कि ये जो रेड हल्क को दिखाया है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि यार ये रेड हल्क थोड़ा भद्दा सा दिख रहा है, बट यहाँ पर आपको टेक्निकल मिस्टेक्स देखने को जरूर मिलेंगी क्योंकि भाई इस फिल्म को रीशूट किया गया था जिसको लेकर इन्होंने फिल्म को काफी चेंज किया था। बाकी अगर ओवरऑल बात करें तो भाई ये फिल्म जस्ट अच्छी है, इतनी खास नहीं है जो कि अपनी पिछली कैप्टन अमेरिका सीरीज थी तो उनके बराबर तो ये फिल्म नहीं है। बट हाँ अगर आप रेड हल्क को देखना चाहते हैं एक्शन में तो आप ये फिल्म देख सकते हो वरना इसकी जरूरत नहीं है। 40 दिन के बाद ये फिल्म डिज्नी प्लस पर आ जाएगी तो वहां पर आराम से बैठ के देख लेना। दोस्तों
अभी तक के लिए यही है। वैसे इस फिल्म के अंदर कुछ ईस्टर एग्स मिले हैं जो कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर वो चीजें यहाँ पर बताने लगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।